किया है एक नया चैप्टर जिसका नाम है लेक्चर नंबर 1 की कहानी है। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है ग्रेविटेशन, जो हमने शुरू किया है गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम हम पढ़ने वाले हैं बेटा जी। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और इसकी तीव्रता के बारे में मैं बता दूंगा। फिर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन जो स्मॉल जी होता है, स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होता है, ऊंचाई के साथ होता है, गहराई के साथ होता है, इस तरह की चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर अगर समय रहा तो बेटा जी स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताऊंगा और गुरुत्वीय विभव के बारे में बताऊंगा, लेकिन कम से कम मुझे इन तीनों पे तो बात करनी है। गुरुत्वीय त्वरण तक हम बात करने वाले हैं। क्लियर है कहानी? तो चलिए बेटा जी शुरू करेंगे कहानी को। चैप्टर प्रोग्रेस आपकी वाले के लिए क्या है बेटा जी? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम मैं आपको आज पढ़ने वाले हैं। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय त्वरण, ये जो भी लिखा है बेटा जी गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वीय विभव के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्लान ऊर्जा की कहानी है, केप्लर के नियम सबको एक बार बता के उपग्रह की गति बताऊंगा, बूस्ट उपग्रह भारी बेटा जी। ऐसे टॉपिक है ना, ये ऐसे टॉपिक है जिनको आप कर लोगे एटलीस्ट, ये दोनों तो आप ही कर लोगे। मतलब मेन जो मुझे करवाना है वो यहाँ तक करवाना है। यही मानिए इसकी बात ये थ्योरी है, तो आपको पता है समय कम है तो थ्योरी पे अपन कम ध्यान दे रही है, सवाल पे ज्यादा दे रहे हैं। तो कोशिश करेंगे अगली क्लास में ये तीनों टॉपिक करवा के नहीं चैप्टर खत्म कर दो, और इनमें से अगर कुछ बचेगा तो वो भी अपन इंक्लूड कर लेंगे। तो चलिए बेटा जी आज हम क्या सीखेंगे, तो इन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बेटा जी बिना समय बर्बाद किए बेटा जी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। बहुत सिंपल सी बात है बेटा जी, है ना। मेरे पास एक m1 नाम का एक वस्तु है, बिंदु द्रव्यमान है। मेरे पास एक m1 नाम का बिंदु द्रव्यमान है और एक m2 नाम का बिंदु द्रव्यमान है। मेरे पास दो बिंदु द्रव्यमान है, पहले का द्रव्यमान है m1, दूसरे का द्रव्यमान है m2। और दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों द्रव्यमानों के बीच की जो दूरी है मान लेते हैं बेटा वो है r। दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी क्या है? r है। बात समझ में आई क्या? तो बेटा जी ये बात तो कंफर्म है कि पहली वाली वस्तु दूसरी वाली वस्तु को अपनी ओर खींचेगी, दूसरी वाली वस्तु पहली वाली वस्तु को अपनी ओर खींचेगी। सिंपल सा फंडा ये है, न्यूटन भाई साहब ने ये बोला कि जिन भी वस्तुओं के पास द्रव्यमान है, हर दो वस्तुओं के बीच में आपस में क्या लगने वाला है? गुरुत्वाकर्षण बल लगने वाला है। ये हमेशा और हमेशा आकर्षण की प्रकृति का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण की प्रकृति का होता है, प्रतिकर्षण नाम की इसमें कोई चीज नहीं होती है। भैया जी मान लीजिए कि मेरे पास दो वस्तु है, यानी कि मैं हूं, मेरा भी कोई ना कोई द्रव्यमान है, और ये वस्तु है जो मेरे हाथ में पेन दिख रहा है, इसका भी कोई ना कोई द्रव्यमान है। बेसिकली देखा जाए तो यार हम दोनों के बीच में क्या लगने वाला है? गुरुत्वाकर्षण बल लगने वाला है। क्या लगने वाला है? गुरुत्वाकर्षण बल लगने वाला है। खैर, अब जो मैं आपको सूत्र बता रहा हूं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम का जो सूत्र है F = g m1 m2 r2 उसका डेरिवेशन फटाफट से सुन लीजिए। तो मान लेते हैं कि ये पहले नंबर की वस्तु है और ये मान लेते हैं दूसरे नंबर की वस्तु है। तो बेटा जी पहली वाली वस्तु पर जो बल लगेगा वो इधर दिशा में लगेगा, आकर्षण है ना। ये किसने लगाया होगा? ये किसने लगाया होगा? ये दूसरी वाली वस्तु ने लगाया होगा। और दूसरी वाली वस्तु पर जो बल लगेगा वो किसने लगाया होगा? वो लगाया होगा पहली वाली वस्तु ने। तो बेटा जी हम बात करेंगे वस्तु पर बल, पहली पर बल दूसरे के कारण से, और चूंकि बल एक सदिश राशि है, और दूसरी पर बल पहले के कारण से। बात समझ में नहीं आई बेटा जी? तो F1 को अगर पढ़ने का तरीका बताऊं तो पहली वस्तु पर बल, पहली वस्तु पर बल काम की चीज है, बिल्कुल स्वीट एंड सिंपल वाली लैंग्वेज में बताऊंगा, सिंपल मजा आ जाएगा। जैसे आपने बेटा जी याद है K Q1 Q2 r2, इससे वैद्युतिकी में सीखा होगा बेटा जी। K Q1 Q2 r2 मैंने सिखाया था। तो जैसे आपने वहां किया था सेम कहानी है बेटा, सेम अप्रोच है, वही लगानी है बेटा जी। तो पहली वस्तु पर बल दूसरी के कारण, और F21 दूसरी वस्तु पर बल पहली के कारण। तो बेटा जी ये जो दोनों बल है बेटा जी दिशा में विपरीत है, ये दोनों बल जो है वो दिशा में विपरीत है, परिमाण में समान रहेंगे। तो सीधी सी बात है F12 का जो परिमाण होगा, बल है सदिश राशि है, तो हमने इसका केवल परिमाण लिखा। परिमाण ऐसे लिखा जाता है किसी भी सदिश का। और मान लेते हैं कि ये दोनों बराबर है, मान लेते हैं कि ये दोनों बराबर होते हैं, और मान लेते हैं कि ये F है, मान लेते हैं ये F है। तो बेटा जी ये जो F है ना, ये समानुपाती है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के, और ये F व्युत्क्रमानुपाती है दोनों द्रव्यमानों के मध्य की जो दूरी है उसके वर्ग के। तो अगर इन दोनों को इकट्ठा करके लिखूं तो बेटा जी F जो है वो m1 m2 r2 आ जाएगा। जब समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो बेटा जी आ जाएगा g m1 m2 r2। ये है कहानी बेटा जी, ये है तेरा बल। जहां पर जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, पूरी दुनिया को इसका मान पता है, तो क्या तुझे भी पता है? जहां जी क्या है? जहां कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जहां कैपिटल जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। पहले बताओ इतनी बात क्लियर है क्या? अरे बोल दो यार, बोलो बेटा, चले आगे। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक F = g m1 m2 r2। अच्छी बात है सर। जी का मान भी बता दो। तो जी का मान होता है बेटा जी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। बेटा जी अगर आपको याद हो तो एप्सिलॉन नॉट का मान मैंने लिखा था 8.85 × 10⁻12, याद है? वो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर था, याद है? थोड़ी सी चीजें याद आ रही होगी, बोलो यार। नहीं मैंने उल्टा तो लिख दिया, K का आएगा ना, F = K Q1 Q2 r2। K को लिखूंगा 1/, K का मान आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ये K का है, सॉरी। एप्सिलॉन नॉट का मतलब तो बेटा जी, एप्सिलॉन नॉट का मतलब तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना मात्रा कितना आ जाएगा? कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अपन यहां पर हल कीजिए कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब तो ठीक है, तो ये कहानी आ जाएगी। मुझे K का याद रहेगा था कि K का मात्रा कितना होता है, तो लेकिन खैर अपने सुधार लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है बेटा जी कहानी? इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई शक? तो ये सब कहानी दिमाग में रखना बेटा जी। अगर K का मान आता है यानी कि एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है कुछ तरीके का होता है, हमें एप्सिलॉन नॉट से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ पर केवल G का मतलब है, G होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। G का मान फिक्स है, कहीं चले जाओ पूरे ब्रह्मांड में कैपिटल G का मान नियत रहेगा, नियत। तो सर कैपिटल जी अभी तो आप बोले थे वो जी का गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल जाता है, तो बेटा ये गुरुत्वीय त्वरण थोड़ी ना है, ये है गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान परिवर्तित हो सकता है स्मॉल जी का, लेकिन कैपिटल जी का मान परिवर्तित नहीं होता। अलग अलग ग्रह, अलग अलग पिंडों के, अलग अलग वस्तुओं के जो गुरुत्वीय त्वरण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन बेटा जी जो कैपिटल जी है ना, ये सदैव समान रहेगा, ये फिक्स है। सबसे पहली चीज। और न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम लगाओगे, लिखो मेरी प्यारी बिंदु करके, सीधा सवालों पर चलेंगे, फिर खत्म हो जाएगा। मेरी प्यारी बिंदु। तो भैया जी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम जो है ना वो बिंदु द्रव्यमानों के लिए ऐसे लिखो, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन जो सवाल मैंने इससे वैद्युतिकी में कराए थे वो सारे सवाल यहाँ पर मान लो। तो जैसे सवाल मैंने वहां करवाए थे सेम सवाल है, वहां आवेश था, यहाँ द्रव्यमान है, बाकी वही सेम कॉन्सेप्ट है, वही सेम तरीके है। न्यूटन इस तरीके के सवालों की प्रैक्टिस ऑलरेडी आपकी हो रही होगी ना। न्यूटन के
गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन के नहीं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बिंदु द्रव्यमान व समेत गोलों के लिए लागू है। ये चीज बहुत दिमाग में रखना बेटा जी। बिंदु द्रव्यमान अगर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अगर आपके पास बिंदु द्रव्यमान है तो बेटा जी बिंदास F = gm1m2/r² लगा लीजिए। या अगर आपके पास कोई समेत गोला है तो भी आप इस तरीके का सूत्र का इस्तेमाल कर पाओगे। तो गुरुजी कुछ और काम की बातें लिख लें, कुछ और काम की बातें लिख लें। तो आइए लिख लेते हैं मेरी प्यारी बिंदु में पहला पॉइंट। यस है ना, सुन लो लगने वाला बल परिमाण में समान है, परंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो बेटा जी क्या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का पालन करता है? यस, यह क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। कैसे करता है? दो समान परिमाण है, विपरीत दिशा है और भिन्न भिन्न वस्तुओं पर है। समान परिमाण, विपरीत दिशा और भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लग रहा है, इसका मतलब है सर ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करेगा। बात समझ में आनी चाहिए एक्शन रिएक्शन की। और तीसरा एक और लाइन लिख लो कि लगने वाले बल की दिशा सदैव दोनों द्रव्यमानों लगने वाले बल की दिशा सदैव दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश होगी। देखो ना, ये दोनों द्रव्यमान है, इन दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा ये रही। दिस इज कॉल्ड मिलाने वाली रेखा। दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा ये रही। दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। तो भैया जी ये काम की चीजें थी। ये लिख लोगे। सबसे पहले एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल करवा देता हूँ। m1 है 1 kg का और एक और बिंदु द्रव्यमान है m2, ये भी 1 kg का है और दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो जो लगने वाला बल होगा वो g के बराबर होगा। समझ में आया? F = अबे हल्के से करना है। F = g m1 m2/r²। m1 का मान 1, m2 का मान 1 और r का मान 1 रखोगे तो F का मान g के बराबर आएगा और g का मान तुम्हें पता है। तो लगने वाला बल जो हो जाएगा वो 6.67 × 10⁻11 और अब की बार केवल न्यूटन लिखोगे। क्योंकि तुमने बल का मान निकाला है। एक और सवाल करवा देता हूँ, अच्छा सा सवाल, थोड़ा सा अच्छा सवाल करवाऊंगा। फटाफट से सीखते जाओ। मेरे पास एक स्क्वायर है, जल्दी सीखना। मैंने पहले बोल दिया मैं टाइम पास नहीं करूंगा, बहुत फास्ट चलने वाला हूँ। ठीक है। और चारों के चारों द्रव्यमान समान है, स्मॉल m और भुजा है a और ये मैंने दे रखा है वर्ग अब वर्ग है तो सारी चारों भुजाएं समान है। ये वाला जो बिंदु है, अच्छा इनको नाम देते हैं। यह बिंदु a, बिंदु b, बिंदु c, बिंदु d। बिंदु b पर रखे द्रव्यमान पर लगने वाला परिणामी बल। भैया सीधी सी बात है, यहीं पर हल करूंगा। मैंने तुझे पहले भी बोला है, सीखते जाइए, समझते जाइए। ये क्या है? ये वर्ग जैसा नहीं दिख रहा तो वर्ग जैसा देखना पड़ेगा। मैं बार वर्ग नहीं बनाने वाला हूँ। ये स्मॉल द्रव्यमान m है, ये चारों के चारों बिंदु द्रव्यमान है। चारों के चारों क्या है? बिंदु द्रव्यमान है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम बिंदु बिल्कुल लगाऊंगा। ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। भैया जाहिर सी बात है गुरुजी, मुझे विकर्ण की लंबाई चाहिएगी। मैंने बोल दिया ये केंद्र है O। तो भैया जी इस वाली वस्तु पर, इस वाले द्रव्यमान पर इसके कारण से जो बल आएगा, पहला वाला खींचेगा, मान लेते हैं इसको नाम दे दिया F1। जो C वाला है वो भी खींचेगा, नाम दे दिया F2। और जो A वाला है हो जाएगा F3। तो भैया जी जाहिर सी बात है गुरुजी, विकर्ण की लंबाई कितनी होती है? विकर्ण की लंबाई √2a। तो केवल अगर विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? √2a। तो ये √2a है, तो ये भी √2a, क्योंकि वर्ग है तो पूरी विकर्ण की लंबाई √2a। अब बेटा जी F1 का मान अगर मैं लिखूं तो F1 का मान, अच्छा दोनों के बीच की दूरी भुजा की लंबाई a, इन दोनों के बीच की दूरी भुजा की लंबाई a जो कि वर्ग है। बात समझ में आ रही है क्या? तो F1 का मान कैसे लिखूंगा बेटा जी? g m1 m2/r²। F2 का मान कैसे लिखूंगा? g m1 m2/r²। सीधा मत जोड़ देना, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। F1 और F2 बल है और बल एक सदिश राशि है तो सदिश योग करना पड़ेगा। दोनों परपेंडिकुलर है, तो F1 और F2 का परिणामी मैंने बोल दिया कि यार यही बिंदु है तेरा बिंदु B जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m। तो बेटा जी F1 और F2 का जो परिणामी आएगा, ये F1 था और ये F2 था, इस F1 और F2 का जो परिणामी आएगा वो √2 gm²/a² आ जाएगा। अब दो सदिश समान परिमाण के हैं, 90 डिग्री पर है। तो भैया उनका परिणामी ऐसे ही तो लिखेगा और ठीक मध्य में लिखेगा। ठीक मध्य का मतलब है गुरुजी अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण रहा था पहले, तो अब ये दोनों 45 डिग्री पर चले जाएंगे। लेकिन बेटा एक और बल है F3 जो भी ठीक इसी की दिशा में है। ये भी F3 है और F3 का मान जो भी आएगा तो इसका नेट परिणामी बल आ जाएगा। तो अगर मैं नेट बल लिखूं तो बेटा जी वो आ जाएगा, नेट आ जाएगा। अब मैं सीधा जोड़ रहा हूँ तो √2 gm²/a² F3 का वैल्यू बता सकता है क्या मेरे को? सर F3 का वैल्यू हो जाएगा g m1 m2 दोनों द्रव्यमान है तो g m² दोनों के बीच की दूरी विकर्ण की लंबाई √2a। तो ये हो जाएगा gm², तो F3 का मान आ गया तो gm²/2a²। F नेट कितना आ जाएगा? gm²/a² 1/2 प्लस
रूट टू। पहली वैरायटी खत्म सवालों की, ये खत्म हो गया सवाल। बोलो यार इसमें क्या समझाऊं मैं? अगले सवाल की वैरायटी मैं तुझे लेके चलूं, उसके बाद मैं एक और सवाल लेके जाऊंगा। ये लिखो सवाल नंबर पहला, ये लिखो सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा यह है कि बेटा मेरे पास एक बिंदु द्रव्यमान है 4m नाम का, और मेरे पास एक और बिंदु द्रव्यमान है 9m नाम का, और दोनों के मध्य की जो दूरी है बेटा जी वो मैंने 1 मीटर रख दी। तो सवाल यह है कि तीसरा द्रव्यमान कहाँ रखूं? सवाल यह है तीसरा द्रव्यमान कहाँ रखूं जिससे जिससे कि उस पर लगने वाले बल का मान शून्य हो जाए, लगने वाले बल का मान शून्य हो जाए। तो हल कर लेते हैं बेटा जी। हल नंबर 2, तो मैंने बोल दिया कि यार मेरे पास एक बिंदु द्रव्यमान है बेटा जी 4m नाम का, और एक और बिंदु द्रव्यमान है मेरे पास 9m नाम का, और दोनों के मध्य की जो दूरी है वो 1 मीटर है। दोनों के मध्य की दूरी 1 मीटर है। तो 4m वाले से मान लेते हैं x दूरी पर वो बिंदु है, 4m वाले से x दूरी पर वो बिंदु है O, जहाँ पर आपने कैपिटल M नाम का द्रव्यमान रखा है। तो अगर 4m से x दूरी है तो 9m से 1 माइनस x दूरी होगी। सीधी सी बात है, 9m से 1 माइनस x दूरी होगी। तो बेटा जी इस पर लगने वाला बल, तो यार इसको 4m वाला भी खींचेगा और इसको 9m वाला भी खींचेगा। मान लेते हैं इसने F2 बल लगाया और इसने F1 बल लगाया। अगर मैं चाहता हूँ कि बिंदु O पर जो मैंने तीसरा द्रव्यमान रखा है, यही है वो तेरा तीसरा द्रव्यमान, यही है वो तेरा तीसरा द्रव्यमान। तो बेटा जी F1 का मान जो आएगा वो आ जाएगा G 4m कैपिटल M बटे x स्क्वायर, और F2 का मान कितना आ जाएगा G 9m कैपिटल M बटे 1 माइनस x का होल स्क्वायर। यदि लगने वाला नेट बल 0 है, तो दिशा तो दोनों की विपरीत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इनका परिमाण इस पर लगने वाला नेट बल 0 हो किस पर? तीसरे द्रव्यमान पर। अगर तीसरे द्रव्यमान पर नेट बल 0 लगना है, दिशा विपरीत है, इसका मतलब इन दोनों के परिमाण आपस में बराबर होने चाहिए, F1 और F2 को बराबर करके। F1 और F2 को जब बराबर करेगा तो बेटा जी 4m कैपिटल M बटे x स्क्वायर बराबर G 9m कैपिटल M बटे 1 माइनस x का होल स्क्वायर। जी से जी जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m जाएगा, कैपिटल M से कैपिटल M जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेना, खत्म कर दूंगा सवाल को। चाहो तो थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेना, सवाल को यहीं पे खत्म कर दूंगा। तो भैया जी 4 बटे x स्क्वायर है, 4 बटे x स्क्वायर बराबर 9 बटे 1 माइनस x का होल स्क्वायर। बेटा जी तो मैं 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, तो कुल मिला के ये 2 बटे x बराबर, फिर वर्गमूल ले लूंगा तो ये कुल मिला के 1 माइनस x हो जाएगा। अब मैं कुछ नहीं किया, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो बेटा जी हो जाएगा 2 माइनस 2x बराबर 3x। तो x बराबर आ जाएगा 2 बटे 5। x का मान 2 बटे 5 का मतलब बेटा जी यहाँ से 2 बटे 5 है। अगर यहाँ से 2 बटे 5 मीटर है तो फिर यहाँ से ओनली 1 बटे 5 मीटर है। अब 1 माइनस 3 बटे 5 है, गलत लिख दिया मैंने, मुझे घटाना नहीं आता, मुझे माफ कर दीजिए। 3 बटे 5 समझ में आई बात? तो यहाँ से अगर 2 बटे 5 है तो वहाँ से 3 बटे 5। कुल मिला के बेसिकली बात यह है कि बेटा जी ये तो चला जाएगा 0.4 मीटर और ये हो जाएगा 0.6 मीटर। क्लियर है? बोलो बात समझ में आई? तो एक और सवाल खत्म हो गया। एक और सवाल करवाता हूँ बेटा जी, प्रश्न नंबर 3। सवाल देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, जी मीन्स 2019 का, लेकिन तुम ये देखिए ना यार, तुम ये देखिए ना बेटा जी, सवाल में कॉन्सेप्ट वही लग रहा है। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया उन्होंने सवाल को, सवाल को समझो, सवाल को पढ़ो, सवाल को सीखो। जब तक सवाल नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। बोला है द्रव्यमान है कैपिटल M के 4 एक समान कण है, भुजा A के वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है। यदि ये कण एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में वर्ग के परिवर्त एक वृत्तीय कक्षा में गतिशील है तो कण की चाल क्या होगी? आंसर मैं पहले बता देता हूं बेटा जी, आंसर आएगा इसका C। अब सुन ले सवाल क्या है, हल नंबर तीसरा करेंगे। हल नंबर तीसरा करवा देता हूं, सवाल सुन लीजिए जरा। बोलो बेटा, और ये इस वृत्त का केंद्र ले लेते हैं, ठीक है? है ना? बोलिए बेटा जी, और 4 बिंदु द्रव्यमान है कैपिटल M कैपिटल M कैपिटल M कैपिटल M, और किसमें घूम रहे हैं? अरे बोलो बोलो बेटा। तो जाहिर सी बात है, सुनना कहानी को। बेटा जी अगर मैं इस पर लगने वाला बल निकाल लूं, परिणामी बल एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में घूमे, यानी कि इस पर इन तीनों के कारण से बल लगेगा, इस पर इन तीनों के कारण से बल लगेगा, इस पर इन तीनों के कारण से, और इस पर इन तीनों के कारण से लगेगा, मतलब उसको छोड़ के बाकी के बचे 3 के कारण से बल लगेगा। तो सारे एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं, और इस समय मैंने मान ली कि इसकी जो चाल है, जब ये वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है तो इसकी चाल मैंने मान ली b है, तो मुझे बेसिकली b का मान चाहिए। तो सबसे पहले तो लगने वाला बल लिखूंगा। अब बेटा जी ये वर्ग है तो भुजा a मान लेते हैं, ये a है, ये a है, ये a है, ये a है। तो भैया जी ये पूरी कितनी हो जाएगी? √2a, पूरी हो जाएगी √2a, पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? √2a। अब किसी को कोई शक है क्या? तो आधी कितनी हो जाएगी? आधी 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 a/√2। अबे a/√2 बस इसकी जरूरत है। तो एक्चुअली देखा जाए तो इस वृत्त की त्रिज्या भी पता चल गई मेरे को, a/√2। तो बेटा जब इस पर लगने वाला नेट बल देखो कैसे निकालोगे? मेरे पास यही तो द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान को मैंने नाम दिया बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर कैपिटल M नाम का द्रव्यमान है। इस पर एक बल तो लगेगा इस दिशा में, अब एक बल तो लगेगा इस दिशा में, और एक बल लगेगा इस दिशा में, और एक बल लगेगा इस दिशा में। अभी तो करवा के चुका हूं ऐसा सवाल, अबे वर्ग ही तो था ये रहा सर। तो इसका आंसर कितना आया था? नेट बल ये आया था। नेट बल कितना आया था? ये आया था। तो बेटा ओ बेटा, तो इस पर जो नेट बल आएगा ना, ये मान लेते हैं, ये पहला मान लेते हैं, ये दूसरा मान लेते हैं, ये तीसरा मान लेते हैं। तो बेटा जी तीसरे के कारण से F3 मान लो, दूसरे के कारण से F2 मान लो, और पहले के कारण से F1 मान लो। तो बिंदु P पर जो नेट बल आया होगा, वो नेट बल कितना आया होगा? G m² + a² √2 + 1/2। और यही तो वो बल है जो इसको वृत्ताकार पथ पे घुमा रहा है। इसका मतलब यही बल तेरे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के बराबर है, mv²/r, दैट इज Fc। यानी कि बेटा जी F नेट का मान Fc के बराबर होगा। तो G m² / a² √2 को लिख दूंगा बेटा जी 1.41 + 1/2 को लिख दूंगा 0.5 बराबर Fc
एम बी स्क्वायर बाय आर कितना है, आर है इस वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या का मतलब है ये, यानी कि ए बाय रूट टू। एम से ए का हो जाएगा, रूट टू पर चला जाएगा बेटा जी, केवल कैलकुलेशन बाकी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, केवल कैलकुलेशन बाकी है। एक ए से एक ए भी कट जाएगा, एक ए से एक ए भी उड़ा दो, तो बेटा जी बेसिकली आ जाएगा जी एम बाय ए 1.91 बराबर रूट टू बी स्क्वायर। रूट टू से और भाग दे दो तो जी एम बाय ए 1.91 बटे रूट टू से भाग देगा, रूट टू का मान लेगा 1.41 बराबर बी स्क्वायर। तो बेटा जी बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी का वैल्यू अंडर रूट जी एम बाय ए 1.91 बटे 1.41 अंडर रूट जी एम बाय ए को तो ऐसे लिख दे, और ये 1.91 बटे 1.41, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये 1.16 आएगा। तो बेटा तेरे पास कक्षीय ये सॉरी चाल आ गई तेरे पास 1.16 अंडर रूट जी एम बाय ए 1.16 अंडर रूट जी एम बाय। कुछ नहीं करना, वैसे बहुत सवाल बना देते, चार ही दिया यहाँ पर, चार की जगह वो दो रख देंगे, दो रख देंगे तो कुछ नहीं करना, दोनों के कारण से बल्ले का लीजिए, नेट वाला जाएगा उसको एम बी स्क्वायर आर के करिए, और इस तरीके के सवालों का आनंद लीजिए। कोई दिक्कत बताइए क्या टफ है सवाल में, तू ही बता। अच्छा ये तो मैंने कैसे लिखा नेट वाली तो समझ में आ गया यार, अभी भी तो समझाया, एक वर्गी तो है यार ये, अरे बेटा बेसिकली एक वर्गी तो है, समझ में आ गया। अरे किसी को कोई तकलीफ बोलो यार। एक और सवाल करवाता हूँ बेटा जी, प्रश्न नंबर 4 ये लास्ट सवाल है, फिर न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण का नियम खत्म कर दूंगा, फिर मैं चलूंगा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता, उस पे सवाल करवा के सीधा आ जाएंगे गुरुत्व है तुरंत। खैर करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा पर थोड़ा सा फास्ट भी चल सकते हैं। जेई एडवांस का सवाल है बेटा जी, जेई एडवांस 2015 का सवाल है। सवाल को पढ़ लो फटाफट से, टाइम बर्बाद मत करो, सवाल को पढ़ लीजिए फटाफट से, टाइम बर्बाद मत करिए, ठीक है। देखो कैसे कितना सिंपल सवाल भी आता है जी में, मैंने कहा ना आपसे पढ़ाई करिए। एक बड़ा गोलाकार द्रव्यमान है कैपिटल एम, ये बड़ा गोलाकार द्रव्यमान एक जगह स्थिर है, यानी कि ये फिक्स है, तथा दो एक समरूप बिंदु द्रव्यमान, दो बिंदु द्रव्यमान है, एक समरूप है स्मॉल एम, द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान कैपिटल एम के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा पर रखे गए हैं, चित्र देखें, ठीक है। बिंदु द्रव्यमान एक एल लंबाई की द्रव्यमान रहित छड़, ओके, ये नहीं द्रव्यमान रहित छड़, ये दोनों बिंदु द्रव्यमान जो है ना वो एक छड़ से जुड़े हुए हैं, ऐसी छड़ जिसका कोई द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान रहित है, तथा यह संयोजन जो है उनको जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश क्या कर सकता है, गति कर सकता है। सभी द्रव्यमानों में केवल उनका अपना गुरुत्वाकर्षण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सभी की सभी द्रव्यमानों में केवल और केवल उनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। बोला है कैपिटल एम के निकट वाला द्रव्यमान, कैपिटल एम के निकट वाला द्रव्यमान मतलब ये वाला द्रव्यमान जब कैपिटल एम से 3l दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर बराबर 3l ना, आर का मान 3l, जब 3l दूरी पर होगा तब स्मॉल एम, तब द्रव्यमान जो है, तब स्मॉल एम का मान कितना होता है, k × m बाय 288 के लिए क्षण में जो है वो तनाव शून्य है, मतलब इस दूरी पर जब ये इतनी दूरी पर आता है तो क्षण में लगने वाला जो तनाव बल है वो शून्य है, तब k का मान होगा। इंटीजर टाइप सवाल है बेटा जी, हल नंबर 4, हो सकता है आपको सवाल समझ में ना आया हो, मैं समझा देता हूँ बेटा जी। यह है कैपिटल एम द्रव्यमान, और यह है उसके द्रव्यमान केंद्र से, उसके द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली रेखा, यह है बेटा जी स्मॉल एम, और यह है स्मॉल एम, और यह बिंदु द्रव्यमान है कैपिटल एम, ठीक है। और स्मॉल आर बराबर जब ये 3l होगा, अच्छा दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में एक क्षण भी है, लेकिन ये जो क्षण है बेटा जी द्रव्यमान हीन है और इसकी लंबाई l है। तो बेटा जी यहाँ से इस वाले द्रव्यमान की दूरी 3l है, तो यहाँ से इस वाले द्रव्यमान की दूरी कितनी होगी बता सकते हो सर, 4l बता सकते हो, 4l होगी नहीं होगी, अरे बोलो यार कितनी होगी, 4l। चलिए इतना अरेंजमेंट तो गुरुजी आपने हमें समझा दिया, और ये पूरा की पूरा जो अरेंजमेंट है बेटा जी, इसमें ये दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली जो रेखा, सॉरी ये जो रेखा है इसके अनुदिश गति कर सकता है। उन्होंने एक और हिंट दिया है कि यार बेटा जी जो ये क्षण में तनाव बल आएगा, ये जो क्षण में तनाव बल आएगा, ये तनाव बल का मान क्या है, शून्य है, यानी कि m के किस मान के लिए, यानी कि तनाव बल क्या है, शून्य है, तनाव बल क्या है, शून्य है। तो कुल मिलाकर बेटा जी करने वाली कहानी ये है, इस पहले इस वाले अरेंजमेंट के लिए मैं तेरे को थोड़ा सा डायग्राम क्लियर कर दूं, कॉन्सेप्ट पहले इस वाले द्रव्यमान के लिए बात कर लूं। अब यार इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, मतलब मैं आपको बता दूं ये मैंने गलती बना दी, कोई फायदा नहीं बनाने से, सुनो कहानी सुनो। अगर मैं पहले इसके और इस वाले द्रव्यमान की बात करूं, इस वाले द्रव्यमान, क्योंकि मैं पहले इस पर लगने वाला बल बनाऊंगा और फिर इस पर लगने वाला बल, तो पहले इस वाले की बात की जा रही है, तो जब इस वाले पर बात करूंगा तो बेटा जी मान लेते हैं ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, तो बात कर रहा हूं पहले वाले के लिए, पहले वाले के लिए बात की जा रही है, पहले वाले के लिए। सर ओ सर बेटा जी पहले वाले के लिए बात करें तो इस पर लगने वाला बल बताऊं मैं आपको, इस पर लगने वाला बल कितना कितना आएगा, ध्यान से सुनना, समीकरण बनाएंगे। तो बेटा जी इन दोनों के बीच में लगेगा, इन दोनों के बीच में लगेगा कितना लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, अब लगेगा, और इन दोनों के बीच में लगेगा, इन दोनों के बीच में भी लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा, है ना, लगेगा, बोलो लगेगा, अरे लगेगा। तो बेटा जी समीकरण कैसे बनाएंगे, एफ, और पूरा की पूरा क्या है, तुरंत से गति कर सकता है ना, तो एफ मतलब नेट बल, समीकरण बना रहा हूं मैं, समीकरण बना, इन दोनों के बीच में लगने वाला बल कितना है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, अब इन दोनों के बीच में जी m1 m2 r स्क्वायर, दोनों के बीच में दूरी 3l का स्क्वायर, बोलो यार, माइनस इन दोनों के बीच में जी m1 m2 बटे इन दोनों के बीच की दूरी l स्क्वायर बराबर, क्या ये बल जीरो है, हमें क्या पता सर, ये त्वरण से गतिशील है, इस पर गति कर सकता है, इसका मतलब कोई ना कोई त्वरण होगा बराबर m, f बराबर नेट बल बराबर m, समीकरण नंबर 1। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरे के लिए, दूसरे वाले के लिए, दूसरे वाले की जब बात करोगे बेटा जी तो छोटे वाले द्रव्यमान के कारण से तो इधर आएगा आएगा, लेकिन बड़ा वाला भी इधर खींचेगा तो दोनों के दोनों इधर ही आ जाएंगे, दोनों की दोनों इधर ही आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा जी कैपिटल एम स्मॉल एम, इस बार ये जो दूरी है वो l 3l नहीं 4l है, तो 4l का स्क्वायर प्लस आपकी बात दोनों एक ही दिशा में नहीं बल प्लस जी m बाय l स्क्वायर, और तुरंत तो पूरा समान होगा, तो हमें दोनों समीकरणों को आपस में बराबर कर दो, समीकरण नंबर 1 बराबर होगी जरूर समीकरण नंबर 2 के, अरे बोलो यार समीकरण 1 बराबर होगी समीकरण नंबर 2 के, तो भैया जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे 9 l स्क्वायर माइनस
जी स्मॉल एम स्क्वायर बटे एल स्क्वायर बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे 16 एल स्क्वायर प्लस जी स्मॉल एम स्क्वायर बटे एल स्क्वायर। भैया जी जो कॉमन ले सकता हूँ वो कॉमन ले लेना, केवल गणित बची है तो जी कॉमन ले लो, स्मॉल एम कॉमन ले लो, एल स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा कैपिटल एम बटे 9 माइनस स्मॉल एम जी कैपिटल एम बटे एल स्क्वायर कॉमन ले लो, नहीं जी स्मॉल एम, तो बेटा जी यहाँ बचेगा कैपिटल एम बटे 16 प्लस स्मॉल एम पूरा की पूरा उड़ जाएगा कैपिटल एम बटे 9 माइनस स्मॉल एम बराबर कैपिटल एम बटे 16 प्लस स्मॉल एम, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो कैपिटल एम बटे 9 माइनस कैपिटल एम बटे 16 बराबर स्मॉल एम 2 एम हो जाएगा ना। अरे बोल दो यार भैया जी, लघुत्तम लेके सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा हल नंबर 4, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 9 लघुत्तम ले रहा हूँ तो 16 कैपिटल एम माइनस 9 कैपिटल एम बराबर 2 एम, ये हो जाएगा बेटा जी 7 कैपिटल एम 16 इंटू 9 144 बराबर 2 स्मॉल एम, तो स्मॉल एम की वैल्यू आ गई 7 कैपिटल एम बटे 288। और बेटा जी ये वैल्यू क्या है, इसको तुलना कर ले, के कैपिटल एम बटे 288 से, तो के का मान निकल के आ जाएगा 7। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि बेटा जी देख मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वही गुरुत्वाकर्षण बल वाला कॉन्सेप्ट लगाया, मैंने कुछ भी नया नहीं किया, मैंने केवल गुरुत्वाकर्षण बल वाला कॉन्सेप्ट लगाया और कहानी तेरे सामने खोल के रख दी। कोई दिक्कत बोलो बेटा, अगर कोई दिक्कत लगाइए अगली हेडिंग गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तथा इसकी तीव्रता। मैंने कहा इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, सिंपल चैप्टर है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखो, सवालों पे आ जाओ, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच। तो बेटा जी सीधी सी बात है, कोई भी द्रव्यमान होगा ना बेटा जी, स्मॉल एम मान लीजिए कैपिटल एम द्रव्यमान है, मान लीजिए कैपिटल एम एक बिंदु द्रव्यमान है, तो यार हर वस्तु का, हर पिंड का ना उसके आसपास एक क्षेत्र होता है, उसके आसपास एक क्षेत्र आता है, ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में कोई अन्य द्रव्यमान आ जाए, इस वस्तु के पास या इस पिंड के पास कोई आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य द्रव्यमान अगर आ जाए तो एक बल का अनुभव करता है, और वो बल का अनुभव जो करता है तो वही बेटा जी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। मान लीजिए गुरुजी ये है वो बिंदु P जहां पर आपको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और इसको मैं आई से दिखाऊंगा, किससे दिखाऊंगा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता को किससे दिखाऊंगा, आई से दिखाऊंगा, ठीक है। तो बेटा जी यहाँ पर मान लेते हैं कि गुरुजी ये दूरी है r, मैं केवल पहले आदिश रूप लिख रहा हूँ, मैं केवल आदिश रूप लिख रहा हूँ, तो करना क्या होता है कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, यहाँ पर एक बिंदु द्रव्यमान दिखाना होता है, यानी कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर याद है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रखने के लिए क्या करते थे, उस आवेश से दूर जाकर एक परीक्षण आवेश उठा देते थे, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही हमारा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेम कॉन्सेप्ट है बेटा जी यहाँ पर भी हमने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा एक बात और बता दूं, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता सदैव वस्तु की ओर होती है, गुरुत्वाकर्षण नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के लिख लो, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता सदैव उस वस्तु की ओर होती है, या यूं कह दीजिए, या यूं कह दीजिए लगने वाले उस ऐसे बिंदु P पर रखे द्रव्यमान है ना, बिंदु P पर रखे परीक्षण द्रव्यमान भी बोल सकते हो उसको, परीक्षण द्रव्यमान भी पर रखे द्रव्यमान पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। यार सीधी सी बात है यार, मैंने यहाँ पर एम द्रव्यमान रखा है तो इस पर जो बल लगेगा कैपिटल एम के कारण से तो वो इसी दिशा में लगेगा ना। अब बेटा जी बल तो इसी दिशा में लगेगा ना, बल तो इसी दिशा में लगेगा, तो जो बल की दिशा वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता हमेशा इस वस्तु की ओर है, यानी कि हमेशा वस्तु की ओर है, तो या तो ऐसे बोल लीजिए या ऐसे बोल लीजिए। इसको डिफाइन किया गया है बेटा जी, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन किया गया है F बटे स्मॉल एम, बल प्रति एकांक द्रव्यमान, और F का मान कितना आ जाएगा बेटा जी, कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर, तो F का मान यहाँ पे रखेगा तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर, और स्मॉल एम तो है ही, स्मॉल एम से स्मॉल एम कर जाएगा, अच्छी बात याद रखना जी एम बाय आर स्क्वायर। बिंदु द्रव्यमान के कारण से मुझे कभी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता का केवल और केवल परिमाण चाहिए, मैंने ये केवल क्या निकाला है परिमाण, अभी मैंने सदिश रूप लिखा नहीं, हालांकि दिशा देखना तो तुम्हें वैसे भी आ ही गया होगा, अगर तेरे सदिश अच्छे है ना, अगर तेरे सदिश अच्छे है ना तो यकीन मानिए कॉन्सेप्ट तेरे लिए हलवा है। बाकी बेटा जी सिर्फ सवालों की प्रैक्टिस है, सवाल बनाइए और कॉन्सेप्ट को लेके जाइए। भैया बहुत सिंपल सी बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता आ गई, अरे बोल दे यार, अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखूं तो बेटा जी आर सदिश की दिशा ये रही, और इसी की दिशा में हमारा एकांक सदिश होगा, और बेटा जी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता ये है, तो दोनों विपरीत दिशा में तो हम लिखेंगे माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर आर कप्पा। ये हमेशा क्या दिखा रहा है, हमेशा ये दिखा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की जो तीव्रता है वो स्थिति सदिश एकांक सदिश है, स्थिति सदिश की दिशा की हमेशा विपरीत होती है। अगर परिमाण की जरूरत पड़े तो परिमाण लिखिए, दिशा की जरूरत पड़े तो दिशा की लिखिए। अब उसके बाद आ जाते हैं बेटा जी खोखले गोली, ठोस गोली, और इनके कारण से सबके कारण से निकालने वाली कहानी आ जाती है, तो निकालने में तो कोई बुराई है ही नहीं है, निकालने में तो कोई बुराई है ही नहीं है। लगाइए ठोस गोली, परिभाषा समझ में आ गई, कारण ठोस गोली के कारण गुरुत्वाकर्षण, ठोस गोली के कारण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता, ठोस गोले के कारण से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता। बेटा जी मैंने बोल दिया कि मेरे पास ये ठोस गोला है, मेरे पास एक ये ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या मुझे पता है, जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, और ये केंद्र रखा है वो, इसका द्रव्यमान है एम, और ये एक समान घनत्व है इसका रो, लिख लो चाहो तो एक समान। इसके सवाल बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे, एक आध वैरायटी ऐसे सवालों की करवाऊंगा तो कहानी खत्म हो जाएगी, बोलो यार। लेकिन मिक्सिंग जब सवाल करवाऊंगा, सवालों की जब मिक्सिंग करवाऊंगा तब करवाऊंगा, अभी बेसिक सवाल किया अपने पास। एक समान घनत्व है बेटा जी, एक समान घनत्व, मान लीजिए भैया जिसका घनत्व रो, हालांकि रो की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो बेटा जी मैं इसमें पढ़ूंगा 3 केस, मैं इसमें पढ़ूंगा 3 केस, जब स्मॉल आर का मान ग्रेटर देन कैपिटल आर हो, याद आया कुछ, जब स्मॉल आर का मान ग्रेटर देन कैपिटल आर हो, स्मॉल आर का मान लेस देन कैपिटल आर हो, और स्मॉल आर का मान बराबर आर हो, यानी कि इसको ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो, ऐसे कर ले, बराबर आर हो और लेस देन आर हो। ये केस नंबर 1 पढ़ूंगा, ये केस नंबर 2 पढ़ूंगा, और ये केस नंबर 3 पढ़ूंगा। तो चलिए बेटा जी शुरू करेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1, जब स्मॉल आर का मान ग्रेटर देन कैपिटल आर हो। भैया बहुत सिंपल है, इसका सूत्र याद है, जो बिंदु द्रव्यमान अर्थात पूरे के पूरे गोले को हम एक बिंदु द्रव्यमान मान सकते हैं, बोलो यार। चले यार, चलो बेटा चित्र बनाते हैं, आइए। तो बेटा क्या है हमारा केस, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से ज्यादा हो, और हम ठोस गोले की बात कर रहे हैं,
तो ठोस गोले का मतलब है अंदर माल मसाला है, समझ में आया? खोखला होता तो खोखला ही होता, खालीपन होता। तो बेटा जी ये मान लेते हैं कि गुरुजी ये कैपिटल आर त्रिज्या का खोखला गोला है, थोड़ा सा तेज चलेंगे बेटा जी, है ना? और यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है बेटा जी, पी बिंदु, जहां पर आपको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, क्या करनी है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बोलो बेटा, क्लियर है क्या? तो गुरुजी करोगे कैसे? ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा रिजल्ट लिख लो, आई बाहर, आई बाहर, आई बाहर नहीं क्या गुरुजी, आई बाहर, अबे आई बाहर मतलब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ कितनी हो जाएगी, जीएम बाय स्मॉल आर स्क्वायर। और बेटा जी ये तो परिमाण लिखा, अगर मैं इसको दिशा में साथ लिखूं यानी कि सदिश रूप में लिखूं, आउट लिख दूंगा बाहर को, तो इसको लिखूंगा जीएम बाय स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर कप्पा, यानी कि माइनस करके भी ऐसे लिख सकते हो, माइनस जीएम बाय आई आउट, तो ये हो जाएगा माइनस जीएम बाय आर स्क्वायर और ये हो जाएगा आर कप्पा। अब पहला केस हो गया, तो केस नंबर 2 भी लगा लो साथ में, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे बेटा जी। सतह की बात कर रहे हैं, ठोस गोला है भैया जी, क्या है, ठोस गोला है, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के मान के बराबर है, फिर से सुनिएगा, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर है। तो भैया जी आई सतह है, कुछ नहीं करना, जीएम बाय स्मॉल आर की जगह क्या रख दे, कैपिटल आर, अभी भी उतना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर है वो बिंदु, यहीं पर है वो बिंदु पी, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट केस, दिस इज केस 3, जिसमें थोड़ा सा दिमाग में लगेगा। मैंने बोल दिया भैया जी ये है तुम्हारा ठोस गोला जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, है ना, और यह है केंद्र ओ, यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर, तो क्या ये वही वाला केस है कि आर लेस देन कैपिटल आर? तो भैया जी यहाँ पर वो बिंदु है जो बिंदु पी, जहाँ पर तुम्हें गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सर करते कैसे हैं बेटा जी? अब देखो, अब ध्यान से सुनना गुरुजी, पूरे के अंदर अगर मैं पूरे गोले की बात करूँ, तो पूरे गोले के अंदर तो बेटा जी माल मसाला भरा पड़ा है। अरे बोलो यार, पूरे गोले के अंदर है ना माल मसाला? ओ भाई, कोई तकलीफ है क्या? है भाई साहब, देखते जाइए, है ना, पूरे गोले के अंदर क्या भरा पड़ा है, माल मसाला, ठीक है। और हमसे हमसे कितने से क्या पूछा है, लेकिन कितने से का पूछा है, इतने से का। ये जो अंदर है ना बेटा जी, ये अंदर जो है, क्योंकि हमें द्रव्यमान ये नहीं चाहिए जो पीला वाला दिख रहा है, हमें द्रव्यमान ये चाहिए जो नीला वाला है। समझ में आया? बात समझो। ठीक है, इतने से का, अब देखो पूरे का द्रव्यमान मान लेते हैं गुरुजी, पूरे गोले का द्रव्यमान कैपिटल एम है, तो यार इतने से में, इतने से गोले में द्रव्यमान एम डैश होगा। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता लिखते समय जीएम थोड़ी ना ले लूंगा, एम डैश लूंगा, क्योंकि केवल इतने से ही भागना चाहिए, ये पूरा गोल है ना, पूरा गोल है, अगर गोल जैसा नहीं दिख रहा तो करोगे क्या सर? क्या पूरे आयतन में एम डैश का मान निकालना चाहता हूं, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, इतने आयतन में कैपिटल एम द्रव्यमान है, तो एक में एम बटे 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो इतने से में कितना आ जाएगा? अब समझ लो, इतने से आयतन में एम डैश कितना आएगा, तो भैया जी एम बटे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, इससे ये हो जाएगा, तो एम डैश का मान जो आएगा वो जाएगा एम स्मॉल आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब, कितना आ गया? अब मुझे एम डैश मिल गया, तो मुझे अंदर, अगर मुझे अंदर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता लिखनी है, तो अंदर कैसे लिखूंगा बेटा जी? जी एम नहीं, अब की बार एम डैश आएगा, और त्रिज्या इस बार आर आएगी, क्योंकि दूरी स्मॉल आर है, तो बेटा जी अंदर जी बाय आर स्क्वायर, और एम डैश का मान भी यहाँ से लिखेगा एम आर क्यूब, एम आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब, इससे कर जाएगा ये कार, तो वाई अंदर, तो बेटा जी एम आर बटे कैपिटल आर क्यूब। ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और अगर इसको मैं सदिश रूप में लिखूं, आई अंदर, तो बेटा जी एम स्मॉल एम आर क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस आई कपा, सॉरी माइनस आर कपा, आई कपा कहाँ से आ गया भाई, आर कपा माइनस आर कपा। क्लियर, कहानी समझ में आ गई? तो ये इंपॉर्टेंट था, मामला सुलझ गया होगा। अबे बोलो यार, तो बेटा जी अगर तू ये काम की चीज यहाँ से देखे, तो जो ये तेरा आई आउट है ना, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता बाहर अगर है, तो बेटा जी दूरी के वर्ग के समानुपाती है। सतह पर अगर देखे, तो सतह पर नियत है, सतह पर, क्योंकि बेटा जी ये सतह पर कहाँ गया, ये जी भी नियत, एम भी नियत और कैपिटल आर भी नियत, तो बेटा जी ये नियत हो जाएगा, और विच इज अधिकतम, विच इज आल्सो मैक्सिमम, ठीक है। और इसको तुम देखोगे अंदर, तो अंदर की अगर बात करो, तो बेटा जी जी नियत, एम नियत, कैपिटल आर क्यूब नियत, स्मॉल आर के सीधे सीधे समानुपाती है, तो स्मॉल आर के सीधे सीधे समानुपाती है। तो अगर तू ग्राफ बनाना चाहे बेटा जी, तो ये तो हो गई तेरी दूरी, और ये हो गई गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन ये तो ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक। और बेटा जी अगर तू यहाँ पर बात करें, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर है, का मान लेस देन आर है, और स्मॉल आर का मान कैपिटल आर है, तो भैया जी यहाँ तक तो ये नियत रूप से बढ़ता है, और उसके बाद ये इस तरीके से चला जाता है। तो बेटा जी आई जो है वो व्युत्क्रम अनुपाती है, 1/r स्क्वायर के, आई समानुपाती है आर के, और ये यहाँ पर जो है वो आ जाएगा माइनस जीएम बाय आर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई क्या? कहानी क्लियर है? और अंदर चला जाएगा ना केंद्र पर, तो ये है बेटा जी केंद्र, अंदर चला जाएगा केंद्र पर, यानी कि स्मॉल आर का मान 0 रख दे। अगर मैं बात करूँ केंद्र की, तो भैया जी केंद्र पर 0 मिलेगी। केंद्र पर 0 कैसे मिलेगी? स्मॉल आर की जगह 0 डाल दे, धीरे धीरे अंदर ही तो जाते जा रहे हैं, बाहर से चालू किया, सतह पर आए, फिर थोड़े अंदर आए, पूरे केंद्र पर चले गए, तो स्मॉल आर का मान 0 डालेगा, तो कहानी तो यही समझेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ जेई मेंस में पूछ लिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ जेई मेंस में पूछा जा चुका है। क्लियर है? कहानी क्लियर? किसी को कोई शक? अब बेटा जी मुझे कराना है खोखला गोला, ये कराऊंगा मैं अगली क्लास से, ठीक है, अगली क्लास में कराऊंगा, क्योंकि अभी समय भी हो चला है, और एक सवाल तो इसका बड़ा है, तो थोड़ा सा हो सकता है उसमें टाइम लगे, और फिर उसके बाद गुरुत्व त्वरण वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, स्मॉल जी के मान में क्या परिवर्तन आते हैं, छोटे से डेरिवेशन से। क्लियर है? अरे बोलो यार,
और उसी समय मैं ये सवाल भी होमवर्क में उसी समय ये सवाल भी करवाऊंगा। अगर आप चाहते हो तो होमवर्क में ये सवाल वैसे ही ट्राई कर सकते हो, वैसे ही ट्राई करके देखना चाहो तो वैसे ट्राई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हो तो बस, नहीं चाहते हो, जिसको थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन का नॉलेज है वो बच्चा अगर ट्राई करना चाहता है तो ट्राई कर सकता है, वरना मेरे साथ तो आप ट्राई कर ही रहे हो और आपको बहुत अच्छा लगेगा ग्रेविटेशन पढ़ के। ग्रेविटेशन चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट सवालों पे नहीं जा रहा हूँ। पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी बता रहा हूँ और फिर सवालों पे बात कर रहे हैं। क्लियर? यही अप्रोच रहेगी, इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे 3 लेक्चर में। कितने में? 3 में कोशिश मेरी यही है। अब चलते हैं बेटा जी क्विज पर, क्योंकि समय हो चला है क्विज का। पहला सवाल ये रहा, समुद्र में उठने वाली ज्वारीय धाराएं मुख्यतः किसके कारण होती है? समुद्र में उठने वाली ज्वारीय धाराएं मुख्यतः किसके कारण होती है? अगला सवाल, एक भुजा वाले वर्ग के 4 शीर्षों पर द्रव्यमान m 2m 3m और 4m रखा गया है और वर्ग के केंद्र पर स्थित द्रव्यमान स्मॉल m पर लगने वाले गुरुत्वीय बल का परिमाण। फटाफट से करना, बहुत शॉर्ट में जाऊंगा इस सवाल को, बहुत शॉर्ट में। और अगर तुम्हारी प्रैक्टिस है तो बहुत सारे बच्चे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट, यकीन मानिएगा डायरेक्ट सवाल है ये। हो गया? चलो भैया जी, पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वीय प्रभाव से होती है। क्लियर है? ज्वारीय धाराएं, ज्वार भाटाता है। अब बेटा जी उन्होंने बोला है कि हमारे पास एक वर्ग है और इसके कोने पर एक पर m रख दिया, है ना, दूसरे पर 2m रख दिया, तीसरे पर 3m रख दिया और चौथे पर 4m रख दिया। भैया जी भुजा ए है तो ये √2a, इसी को कोई शक, इसी को कोई शक, यह है इसका केंद्र। जल्दी जल्दी करते चलना, मैं फिर बता रहा हूँ, हर चीज का रीजन नहीं दूंगा, बच्चे नहीं हो, हर चीज का रीजन नहीं दे सकता। यहाँ पर हमने एक द्रव्यमान रख दिया, बोला है ना, वर्ग के एक स्मॉल m रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा जी। इन दोनों के मध्य में जो बल लगेगा वो इधर लगेगा। मान लेते हैं इस पर ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, नहीं ये ए है, ये बी है, ये सी और डी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सी और डी। तो इसके कारण से जो बल लगेगा एफ डी, और इसके कारण से जो लगेगा एफ ए, इसके कारण से जो लगेगा एफ सी, और इसके कारण से जो लगेगा एफ ए। बेटा जी एफ ए का मान बताऊं, एफ ए का मान जी एम स्क्वायर बाय, मान लेते हैं ये दूरी एक्स है, निकालने की जरूरत ही नहीं है यार, सीधी सीधी मान लेते हैं दूरी एक्स है, बाद में सॉल्व करवा दूंगा, या चलो एक्स भी मत मानो, तुम तो a/√2 ही मान लो यार। अब a/√2 तो आएगी ना, तो जी एम स्क्वायर बाय a/√2 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर यानी 2 इतना। एफ ए का मान इतना आया, एफ ए का मान इतना आया और एफ सी का मान कितना आ जाएगा, जी एम इंटू 3m बाय a/√2 का स्क्वायर, जी एम m तो बाय आर स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर इंटू ये। तो भैया जी एफ ए और एफ सी एक दूसरे के विपरीत है, बड़ा बड़ा कौन सा है सर? बड़ा है एफ सी, तो परिणामी बल इधर आ जाएगा, तो एफ सी माइनस एफ ए, एफ सी माइनस एफ ए कितना आ जाएगा सर? 3 दूनी 6 जीएम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर में से 2 जीएम बाय ए स्क्वायर जाएगा, 4 जीएम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ऐसी बात इसकी करेंगे बेटा जी एफ डी और एफ ए की। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, एफ डी और एफ बी की, ये एफ बी है, ये जो मैंने ए लिखा है ना ये एफ बी है। तो बेटा जी मैं एफ बी की बात करूं तो बी का भी फॉर्मूला ये आएगा, जी एम टू एम, जी एम टू एम बाय a/√2, ए स्क्वायर बाय √2 यानी कि 2, √2 का स्क्वायर करेगा तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो ये जाएगा 4 gm स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और एफ डी की अगर मैं बात करूं तो बेटा जी जी एम 4m बाय ए स्क्वायर इंटू 2 यानी कि आ जाएगा 8gm स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दोनों में से माइनस करेगा, बड़ा कौन है एफ डी, तो एफ डी माइनस एफ बी, एफ डी माइनस एफ बी करेगा तो 8 जीएम स्क्वायर बाई स्क्वायर में से 4 जीएम बाई स्क्वायर जाएगा, तो 4 जीएम स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब तेरे को दो बल मिले, एक तो ये मिला और एक ये मिला, दोनों के बीच 90 डिग्री, क्योंकि बेटा जी एफ डी बड़ा है तो एक बल इधर रहेगा, एफ सी बड़ा है तो एक इधर रहेगा, तो दोनों के बीच में मतलब कुल मिलाकर अगर ये ओ है तो एक बल तो इधर रहा और एक बल इधर रहा। ये वाला कितना रहा 4 जीएम स्क्वायर बाई स्क्वायर और ये वाला 4 जीएम स्क्वायर बाई स्क्वायर, और दोनों के मध्य 90 डिग्री, तो परिणामी जो आ जाएगा वो √2 टाइम्स ऑफ 4 जीएम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड दैट इज 4√2 जीएम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 4√2 जीएम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्लियर? बोलो। तो बेटा जी आज हमने ये सीख लिया, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता सीख ली, कोई बात नहीं, ये नहीं हो पाया कोई बात नहीं, लेकिन हमने मेन काम कर लिया, आज गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता है। एक सवाल होमवर्क में लेते जाना, और अगली क्लास में बेटा जी केपलर के नियम पढ़ाऊंगा, उपग्रह की गति पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो बचा हुआ है आपका, यानी कि मैं गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय विभव के बारे में बताऊंगा। गुरुत्वीय विभव हो सकता है अगली क्लास में केवल इतना ही हो, तो ये फिर हमारा और अगली क्लास में चला जाएगा, चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, अगर कायदे से पढ़ा जाए, स्पीड में हर चीज कवर करके पढ़ाई जाए तो